गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है, रिवीजन बैच। आज हम लोग रिवीजन करेंगे ईएमआई का, यानी यूनिट 4। क्लास 12th रिवीजन यूनिट 4। चैप्टर कौन सा है? 6 होगा। हाँ, क्या नाम है चैप्टर का? ईएमआई। फर्स्ट में 2 चैप्टर, सेकंड में 1 चैप्टर था ना, थर्ड यूनिट में 2, 6। लेक्चर 1 2 लेक्चर का है, आज और कल बस। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसमें कोई ये सरफेस रखा हुआ है, प्लेन सरफेस। ठीक है। ए वेक्टर की डायरेक्शन आप जानते हैं, जो भी प्लेन सरफेस लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। याद आया? जैसे ऐसे है तो ए वेक्टर ये होगा, नहीं समझ आया? ऐसे है तो ए वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? जो भी सरफेस लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है। तो सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ये बी वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। इफ अ प्लेन सरफेस is kept in a magnetic field, नोट करते चलें, then the scalar product of magnetic field and area vector of the plane surface if a plane surface is kept in a magnetic field, then the scalar product of magnetic field and area vector of the plane surface is called magnetic flux passing through that surface. Passing through that surface. यानी क्या आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं था ई ए कॉस थीटा, वैसे बी ए कॉस थीटा। उसको हम फाई ई से लिखते थे, इसको फाई बी से। केवल फाई बी लिख सकते हो। थीटा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कहते हैं सरफेस मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा यूनिट क्या होगा? पहले यूनिट बता दें। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, 1 मीटर कट जाएगा। डायमेंशन फार्मूला
न्यूटन का mL/t माइनस 2 एम्पियर मीटर L एम्पियर A mL² t माइनस 2 A माइनस 1 mL² t माइनस 2 A माइनस 1। ठीक है क्या कहेंगे? तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें थीटा में होता है। किसमें? थीटा में। ठीक है, हर जगह होता है। तो उसमें आपको आप बता चुके हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा इफ द सरफेस if the plane of a surface is parallel to the direction of magnetic field, थीटा कितना लेंगे? 90। गुड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बी वेक्टर और ए वेक्टर का है, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी बताया था। अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, सरफेस ऐसे रखा हुआ है, तो ये ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, रेड पेन से दिखा रहे हैं ए वेक्टर को और ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं बी वेक्टर, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, बीच का एंगल कितना हो गया? 90। समझ गया ना? ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ये ए वेक्टर और ये बी। ठीक है, बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। ऐसे ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। क्लियर? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मेन आपको क्या देखना है? ए वेक्टर की डायरेक्शन। अगर प्लेन सरफेस ऐसे है तो ए वेक्टर ये होगा, अगर प्लेन सरफेस ऐसे है तो ए वेक्टर ऊपर, ऊपर वाले सरफेस ले रहे हैं तो नीचे, तो ऐसे। नहीं समझे? अगर ऐसे है तो ये, ठीक, अगर ए वेक्टर ऐसे है तो सॉरी प्लेन ऐसे है तो ए वेक्टर ये हो जाएगा। समझ गए ना? जब वो कहेंगे प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, 0 हो जाएगा। इफ द प्लेन ऑफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर to the direction of magnetic field. If the plane of the surface is perpendicular to the direction of magnetic field, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। लाइक दिस। ठीक है, तो ये बी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया आपका? 0 डिग्री। ये बी वेक्टर है। ठीक है, समझ गए होगे? अगर कहेंगे प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री है तो थीटा कितना लेंगे? 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल है? बी वेक्टर और ए वेक्टर। ठीक है, अभी नहीं समझे? जैसे प्लेन सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, सपोज ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर सरफेस के प्लेन से कितना है? 30 डिग्री। जो बी वेक्टर है वो सरफेस के प्लेन से कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो ए वेक्टर ही हो जाएगा आपको। समझ गए? तो देखो जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे। जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड से, और हमें किसके बीच का एंगल चाहिए होता? बी वेक्टर और ए वेक्टर। प्लेन ऐसे है, समझ रहे हैं? ऐसे, तो ए वेक्टर ये नहीं हो जाएगा? बोलो। और बी वेक्टर प्लेन से कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे। तो बी वेक्टर ए वेक्टर 60 नहीं हो गया? 90 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60। कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है कि
थीटा जो एंगल है वो किसके बीच का एंगल है, बी वेक्टर और ए वेक्टर। दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखें। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, फैराडे ने। ठीक है, ये एक कॉइल है, ये एक मैग्नेट है। ये क्या है, कॉइल, और ये मैग्नेट। जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होता है, क्या होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब बीच की डिस्टेंस या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अगर दोनों एक ही स्पीड से जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, तो हम उसे रिलेटिव मोशन नहीं कहेंगे। ऐसे मोशन को हम रिलेटिव मोशन नहीं कहेंगे। रिलेटिव मोशन कब होगा, जब ये रेस्ट पे हो ये चले, नहीं समझे, या ये रेस्ट पे हो ये चले। अगर दोनों चलें तो ऐसे, समझ गए। कुल मिला के इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, नहीं समझे। तो जब किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं। और अगर वो कॉइल एक क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट। और इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस करंट है, ये कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक फ्लक्स में चेंज होगा। अच्छा, रिलेटिव मोशन से होता क्या है, जो कॉइल या सर्किट है, सर्किट हो चाहे कॉइल हो, उसके फ्लक्स में चेंज होता है जब रिलेटिव मोशन होता है। जैसे मैग्नेट पास आया तो बी बढ़ गया, अरे मैग्नेट के पास में बी ज़्यादा नहीं होगा, और जब दूर ले जाएंगे तो बी कम हो गया, समझ गए। तो पास ले जाने और दूर ले जाने से बी चेंज होता है, और बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स कितने तरीके से चेंज हो सकता है, 3 तरीके से, या तो बी चेंज हो, या ए चेंज हो, और या थीटा चेंज हो। तो जब रिलेटिव मोशन होता है तो उस कंडीशन में बी चेंज होता है। क्या चेंज होता है, बी चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमआई और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, समझ गए। अल्टरनेटिंग करंट में हम क्या करते हैं, थीटा चेंज करते हैं, रोटेट करते हैं ना हम कॉइल को। अल्टरनेटिंग करंट में कॉइल को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या चेंज होता है, थीटा, तब भी फाई भी चेंज होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको अभी हम इंड्यूस ईएमएफ कह रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में उसी को क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, समझ गए। जिस करंट को अभी इंड्यूस करंट कह रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में उसको अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, उसके नेचर को देखते हुए। किसको देखते हुए, नेचर को, समझ गए। कोई डाउट। तो तीनों में से कोई भी चीज़ चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तभी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, समझ गए। और ये इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट कब तक एग्जिस्ट करती है, जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहता है। ठीक है, लिखिए। दिस फिनोमेनन वाज डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट फैराडे। फुल स्टॉप।
When relative motion occurs, between a coil and a bar magnet, between a coil and a bar magnet, then an EMF is produced in that coil. An EMF is produced in that coil, which is called induced EMF. Full stop. If given coil is a closed circuit, then an electric current starts flowing. In the coil, which is called induced current. And this phenomenon is called EMI. पैरा चेंज करें. The reason of EMI, आ जाओ बेटा. The reason of EMI is the change in magnetic flux. क्या लिखा? The reason of EMI is due to change in magnetic flux. Magnetic flux in the coil or circuit. Full stop. The induced EMF or induced current. Exist in the coil or circuit until the change in magnetic flux occurs. In that coil or circuit. Faraday's laws for EMI. Faraday's laws for EMI. Faraday gave two laws about EMI as follows. तो Faraday gave two laws about EMI. फर्स्ट लॉ क्या है? लिखें. The induced EMF
produced in a coil or circuit, produced in a coil or circuit is equal to negative rate of change of magnetic flux, negative rate of change of magnetic flux in that coil or circuit, negative rate of change of magnetic flux in that coil और सर्किट। ठीक है, क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। माइनस साइन का क्या मतलब होता है अभी आपको पता चल जाएगा। ये उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन के कारण ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फाइव बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। डी फाइव बी क्या हो जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी फाइव बी अपॉन डी टी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल। समझ गए। अगर एन टर्न्स है तो एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक टर्न के लिए है, एन टर्न के लिए क्या करेंगे, एन का मल्टीप्लाई। जो सेकेंड लॉ है इसे कहते हैं लेंस लॉ। ठीक है, लेंस लॉ क्या होता है, किसी भी सर्किट या कॉइल में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, किसी भी सर्किट या कॉइल में क्या प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस करंट, वो हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिससे वो उस रीजन का अपोज कर सके जिस रीजन के कारण वो खुद प्रोड्यूस होती है। नहीं समझे, मतलब अगर फ्लक्स के बढ़ने के कारण प्रोड्यूस हो रही है तो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी, फ्लक्स के घटने के कारण प्रोड्यूस हो रही है तो फ्लक्स के घटने का अपोज करेगी। ठीक है, यानी मैग्नेट के पास आने का कारण प्रोड्यूस हो रही है तो पास आने का अपोज करेगी, दूर जाने के कारण प्रोड्यूस हो रही है तो दूर जाने का अपोज करेगी। ठीक है, कोई चीज़ पास आ रही हो और तुम्हें उसके पास आने का अपोज करना है तो क्या करोगे, रिपल्सन फोर्स लगाओगे। क्या करोगे, रिपल्सन। कोई चीज़ दूर जा रही है और तुम्हें दूर जाने का अपोज करना है तो क्या लगाओगे, अट्रैक्शन फोर्स। समझ गए। लिखिए, द इंड्यूस्ड करंट produced in a coil or circuit, in a coil or circuit is always in such a direction, is always in such a direction that it can oppose the reason due to which it is produced itself. It is produced itself. तो जिस रीजन से खुद प्रोड्यूस की जा रही है उस रीजन का क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, कैसे अपोज करती है देखिए। अब जैसे एक कॉइल है, मैग्नेट, ये कॉइल, अब सपोज मैग्नेट को पास ले जाने हैं, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, पास ले जाने हैं, तो मैग्नेट के पास जा रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, पास जाने का अपोज करेगी, यानी इस पे क्या लगाएगी, रिपल्सन फोर्स। क्या लगाएगी, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट पास जा रहा है तो ये इस पे लगाएगी रिपल्सन फोर्स। कैसे लगाएगी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी, नॉर्थ पोल। समझे ना, सामने क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, जिससे इस पे क्या लगा सके वो, रिपल्सन फोर्स।
ठीक है, तो मैग्नेट पास जा रहा है तो पास जाने का अपोज कर रही है, यानी उस पर कौन सा फोर्स लगा रही है, रिपल्सन। समझ गए। और जैसे ही उसे दूर ले जाने लगेंगे तुरंत करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझ गए, क्योंकि अब मैग्नेट के दूर जाने के प्रोड्यूस कर हो रही है इंड्यूस करंट, किस कारण प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेट के दूर जाने के कारण, तो दूर जाने का अपोज करेगी, यानी कौन सा फोर्स लगाएगी, अट्रैक्शन। पास जाने का भी अपोज, दूर जाने का भी अपोज। ठीक है, पास जाते समय रिपल्सन फोर्स और दूर जाते समय अट्रैक्शन फोर्स। समझ गए, ना पास जाने में चैन है ना दूर जाने में। पास जाओ तो इंड्यूस करंट क्या कहती है, दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, और जब दूर जाने लगो तो इंड्यूस करंट क्या कहती है, पास आओ पास आओ पास आओ। पास जाते समय रिपल्सन फोर्स, दूर जाते समय अट्रैक्शन फोर्स, यानी पास जाने में भी वर्क करना पड़ेगा और दूर जाने पे। इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। यहाँ पे जो हम वर्क करते हैं वही हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में गेन होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि जो लेंस लॉ है या फैराडे लॉ जो है ये किस पे बेस्ड है, तो क्या कहोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हम यहाँ पे वर्क करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं, वही हमें यहाँ पे कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में गेन होती है। ठीक है, लेंस लॉ को अलग से भी पूछ देते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ induced current and induced charge according to Faraday's law. Induced EMF produced in a coil. क्या बताया है, E इक्वल टू माइनस एन, मॉड लगा दो तो एन माइनस खत्म हो जाएगा, मॉड लगा दो या ब्रैकेट में क्या लिख दो, न्यूमेरिक का वैल्यू, मॉड लगा दिया माइनस एन हट गया। माइनस एन क्या शो करता था कि ये उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन के कारण ये खुद प्रोड्यूस होता है। समझ गए, ये इंड्यूस ईएमएफ। if the resistance of a coil of the given coil be capital R, if the resistance of the given coil be capital R, then induced current flowing in the coil कितना हो जाएगा इंड्यूस करंट, I इक्वल टू मॉड ऑफ E अपॉन R। E की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट से, यानी I इक्वल टू क्या आ गया, N अपॉन R डी फाई बी अपॉन डी टी। मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेना है, न्यूमेरिक का वैल्यू, न्यूमेरिक का वैल्यू यूज किया थी। ठीक है, ये इंड्यूस करंट हो गई। इंड्यूस चार्ज निकाल लो। हाँ ठीक है, वो तो अपनी हाथ दिखा दिया, चाहे जरूरत पड़े तो विस्तार हटा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, इंड्यूस चार्ज flowing through the coil Q इक्वल टू आई इंटू डी टी। यहाँ डी टी टाइम ले रहे इसलिए डी टी ले लिया, डेल्टा टी लेते तो डेल्टा टी ले लेते, आई की वैल्यू रख दो, एन अपॉन आर डी फाई बी अपॉन डी टी, डी टी कैंसिल। यहाँ तक पहुँचे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज।
अगर यहाँ पे मॉड ना लगाते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस साइन। वैसे अगर मॉड ना लगाते तो माइनस साइन हटा दे तो ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ता हमें, न्यूमेरिकल का वैल्यू लिख दो। समझ गए? तो अगर इन तीनों फार्मूले को ध्यान से देखें तो इंड्यूस ईएमएफ में टाइम आ रहा है, इंड्यूस करंट में टाइम आ रहा है, लेकिन इंड्यूस चार्ज में टाइम नहीं आ रहा है। यानी ईएमएफ और करंट ये तो टाइम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो चार्ज है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। समझ गए? लिखें नोट, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ and induced current, the value of induced EMF and induced current depends upon time t, depends upon time t, ब्रैकेट में लिख लो, speed of rotation of coil, speed of rotation of coil, मतलब समझे, कॉइल तेज घुमा रहे हैं या धीमे घुमा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बट इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम टी, ऑन द टाइम टी, कॉमा इट depends only upon change in magnetic flux, only upon change in magnetic flux। ठीक है? Induced PD produced across, इंड्यूस पीडी कह दो या इंड्यूस ईएमएफ भी कह सकते हो, एक ही चीज है दोनों। प्रोड्यूस्ड अक्रॉस अ कंडक्टिंग रॉड, मूविंग in a uniform magnetic field, moving in a uniform magnetic field। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और ये हो गए रॉड जेके। कितनी लेंथ है इसकी, L। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से हम इसको मूव करा रहे हैं। ठीक है? कंडक्टिंग रॉड है, कैसी रॉड है, कंडक्टिंग, यानी इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? नहीं समझे? और आप जानते हैं पॉजिटिव आयन भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। नहीं समझे? लेकिन चूंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में मूव करने के लिए केवल कौन फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन्स मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड्स के द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है? तो रॉड जा रही है टुवर्ड्स राइट, यानी इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब कहाँ जा रहे होंगे, टुवर्ड्स राइट। जिधर रॉड जाएगी उधर तो जाएंगे, यानी करंट की डायरेक्शन कहाँ मानेंगे, लेफ्ट। ठीक है? इलेक्ट्रॉन के कारण। पॉजिटिव आयन से मतलब नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव आयन तो मूव करने के लिए फ्री ही नहीं होते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की डायरेक्शन निकालें। रूल नंबर 2, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। रॉड कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जा रहे होंगे, टुवर्ड्स राइट, करंट कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ गए? रॉड के चलने के कारण हमें करंट देखना है। तो रॉड जा रही है टुवर्ड्स राइट, तो उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं सब कहाँ जा रही हैं, टुवर्ड्स राइट।
समझ गए? तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ जा रहे हैं? टुवर्ड्स राइट। तो करंट हम किधर मानेंगे? टुवर्ड्स लेफ्ट, रॉड के चलने के कारण, रॉड के चलने के कारण। तो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स कहाँ आ गया? डाउनवर्ड्स। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा कहाँ? डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने लगेंगे, के पे जाके स्टोर हो जाएंगे, के पे जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता है ही नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव चार्ज, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। और ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर है। हम बगल में शो कर रहे हैं लेकिन बगल में नहीं है, कहाँ? ये अंदर। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और निगेटिव चार्ज पे कहाँ लगता है? अपोजिट डायरेक्शन। अभी नहीं समझे? तो ये फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स तो फिक्स होगा, QV साइन थीटा, थीटा 90 परपेंडिकुलर मूव करा रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स फिक्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते जाएंगे, चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे उतना ज़्यादा नीचे क्या? निगेटिव चार्ज, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा। समझ गए? और जब इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स के, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आना बंद कर देंगे, जितने आने थे आ चुके। समझ गए? यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो जाएगा? इक्वल। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? ई क्यू होता है, इलेक्ट्रॉन है इसलिए ई। समझ गए? इलेक्ट्रिक फोर्स ई क्यू होता है ना, इलेक्ट्रॉन इसलिए ई। और मैग्नेटिक फोर्स ई वी बी साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? 90, परपेंडिकुलर मूव करा रहे हैं ना, साइन 91, ई से ई कट गया, यानी ई इक्वल टू वी बी। और ई क्या हो जाएगा? वी अपॉन एल। वेद V इक्वल टू E इंटू डी, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन डी, V अपॉन एल। यानी क्या आ गया? इंड्यूस्ड PD कितना आ गया? V इक्वल टू BVL। अगर परपेंडिकुलर न मूव कराएं, इफ द रॉड इज मूविंग एट an angle theta with the magnetic field, then अगर थीटा एंगल पे मूव करेगा तो क्या आ जाएगा? BVL साइन थीटा। जहाँ 90 था वहाँ थीटा बना रहेगा। भाई परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर ना मूव करे, किसी एंगल पे मूव करेगा तो BVL साइन थीटा। नहीं समझे? नहीं, साइन थीटा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी को हम कह सकते हैं तो डॉट प्रोड्यूस, कोई बात नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट कर लें। ठीक है, बाकी कल खत्म हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं।